एक्यूट जो डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रॉब्लम्स हैं और जिसके अंदर इमरजेंसी पैदा होती है और जिसके लिए इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। अदरवाइज तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एक निश्चित में ये इसका कोई हल नहीं है। लेकिन हम इमरजेंसी ट्रीटमेंट इन होम्योपैथी जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या मसाइल हो सकते हैं, हम उनका अहाता करेंगे और फिर उसको समझेंगे कि ये क्या है और फिर उसका तदारक क्या है, उसकी रेमेडी क्या है। ये सारा एक फ्यूल मिलता है आपको। कैसे आपको, जैसे गाड़ी में आप पेट्रोल डालते हैं, इसी तरह ये खुराक जो है आपकी दो काम करती है। मतलब एक तो आपकी जो बॉडी की नशोनुमा है, बॉडी की जितनी एफिकेसी है, बॉडी के जितने उसको जितनी ताकत की ज़रूरत होती है वो ये प्रोवाइड करती है। और दूसरा डाइजेस्टिव सिस्टम का काम ये होता है कि जो वेस्ट मैटर है उसको डिस्चार्ज करवाता है। एक आप एनर्जी लेते हैं और जो फालतू एनर्जी होती है या वेस्ट मैटर होते हैं वो डिस्चार्ज कराता है। तो इसमें बहुत सारे आपके जिस्म के दूसरे हेल्पिंग ऑर्गन्स भी काम करते हैं। जैसे इसमें स्प्लीन काम करती है, जिसमें इसमें पैंक्रिया काम करता है, जैसे इसमें आपका गॉल ब्लैडर काम करता है, इसमें लिवर काम करता है। तो ये आपकी फूड कैनाल से जो ओसोफेगस से लेके नीचे एनस तक ये पूरा एक ट्रैक है। और इस ट्रैक में कहीं भी खराबी जब आ जाएगी, और बाद दफ़ा बहुत सीवियर खराबी आ जाती है जिससे इंसान की डेथ हो जाती है, तो वो खराबियां आज हम देखेंगे कि वो ऐसी कौन सी खराबियां आ सकती हैं जिसकी वजह से इंसान को थ्रेटन होती है, लाइफ थ्रेटन हो जाता है, ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है। तो वो हम शुरू करते हैं। और उस इमरजेंसी का दुनिया में मैं आप समझता हूँ कि दुनिया का कोई और तरीका इलाज इस इमरजेंसी में अगर घंटे लगाता है, 2 घंटे लगाता है, तो होम्योपैथी जो है इसमें मिनटों सेकंडों में इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सलाहियत रखती है, अगर आप इसको समझते हैं। ये जो हमारी खुराक की नाली है इसको ओसोफेगस कहते हैं। यहाँ से ये शुरू हो जाता है काम डाइजेस्टिव सिस्टम का। और इस खुराक की नाली के अंदर बेशुमार ऐसे मसाइल पैदा हो सकते हैं जो आपको डेथ की तरफ लेके जा सकते हैं। मसलन यहाँ कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, कोई रुकावट हो जाती है, खुराक नीचे ही नहीं जाती। तो जैसे हमने पीछे जो आपकी ENT का टॉपिक था उसमें हमने डिस्कस किया था कि यहाँ एक ग्लूटस लगा होता है, और अगर वो जब आप खाते हैं, खुराक खाते हैं, तो वो सांस वो बंद हो जाता है, और जब आप नवाला उतर जाता है तो वो बंद हो जाता है, और फिर वो सांस की नाली में सांस जाना शुरू हो जाता है और पिछली तरफ। इस तरह बेशुमार मसाइल हैं। तो वो ये कहता है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ इज कॉल्ड ओसोफेगिजाइटिस। इसके अंदर जो सोजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है, तो उसको क्या कहेंगे, जहाँ आइटिस का लफ्ज आ जाएगा, इसका मतलब ये होता है कि इन्फ्लेमेशन है, कोई सोजन हो गई है। और सोजन होकर वो नाली को बंद भी कर सकती है। वो स्वेलिंग, आपको स्वालो इनहेल करना, नवाला अंदर लेके जाना, खुराक अंदर लेके जाना, उसके अंदर भी रुकावट आ सकती है, या पेन हो सकता है सीवियर। तो इसको वो कहते हैं एक्यूट सीवियर ओसोफेगिजाइटिस। गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स काज क्या हो सकती है कि आपका खाना वापस आ सकता है। अब यहाँ ये पूरी जो नाली है इसके मुंह पे एक स्फिंक्टर लगा होता है। ये जो खुराक की नाली है, ये जब नीचे स्टोमक में खुलती है तो यहाँ एक स्फिंक्टर लगा होता है जिसका काम होता है खुराक जब नीचे चली जाती है फिर वापस उसको नहीं आने देती। तो बाद दफा उस स्फिंक्टर के अंदर प्रॉब्लम आ जाता है, या स्टोमक के अंदर सीवियर कोई ऐसा इन्फेक्शन हो गया कि वो वॉमिट करता है और रिफ्लेक्स करता है, खाना वापस आता है। जब खाना वापस आता है तो उसको कहता है कि इसका एक रीजन ये भी हो सकती है कि जिल रिफ्लेक्स। एक और उसने लिखा है ऑसोफोनोफिलिक इन्फ्लेट्रेशन ऑफ ओसोफिजल म्यूकोजा ड्यू टू फूड एलर्जी। और बाद दफा फूड एलर्जी की वजह से यहाँ जो है आपका जो वाइट सेल्स है वो ज्यादा जब जमा हो गए तो वो भी ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर सकते हैं। जैसे हमने पीछे भी फूड एलर्जी में कहा था कि फूड कोई ऐसी एलर्जी हो सकती है जैसे आर्टिकेरिया है, और उस आर्टिकेरिया से क्या होगा कि आपके मुंह के अंदर स्वेलिंग आ जाएगी, और मुंह जो है वो आपका वो जो नीचे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए एक तो सांस भी बंद कर सकता है और दूसरा नीचे खुराक भी नहीं जा सकती। तो वो ये कॉजेज बता रहा है कि एक तो वो रिफ्लेक्स हो सकता है। अक्सर लोग आपको कहते हैं यहाँ बर्निंग होती है जी, मुझे वो बर्निंग भी बेसिकली रिफ्लेक्स होता है कि एसिड जो स्टोमक के अंदर है वो एसिड ही वापस आ रहा होता है, वो एसिड ही वापस आ रहा होता है,
और जो मैदे का स्फिंक्टर है, जो वॉल लगा हुआ है, वो लूज हो जाता है। अक्सर लोगों का बार बार रिफ्लेक्स होने से लूज हो जाता है, तो वो जब भी खाना खाता है तो वो कहता है जी एसिड ऊपर आता है। जब वो लेटता है तो कहता है जी मेरे लेट नहीं सकता, एसिड जो बर्निंग है, जलन है, वो एसिड जो है खाना वापस आ रहा होता है। तो इसको कैसे हैं, रिफ्लेक्स। और फूड एलर्जी भी हो सकती है। ये सारी चीजें आपने देखनी है कि ये बेसिकली तो क्या प्रेजेंटेशन आपके पास क्या लेके आएगा, सीवियर डिस्फेजिया। डिस्फेजिया क्या होता है कि आपको वो कहता है जी मैं खुराक निगलना मेरे लिए मुश्किल है, डिफिकल्ट, निगलना मुश्किल होता है। और उसके बाद कहते हैं ओडिनोफेजिया। ओडिनोफेजिया के जब निकलता है तो उसके साथ उसको पेन भी होता है, एंड टाइम ऑसोफेजियल ब्लीडिंग। और वो बाज़ दफा ये भी कहता है कि मुझे साथ, अब क्या 3 चीजें कॉमन आएंगी। कंप्लेन, मरीज ने क्या कंप्लेन देनी है आपको, उस कहता है जी मुझे खाना खाते हुए दर्द होता है, मेरा गला उसमें स्वेलिंग हो गया, मेरा खाना नीचे नहीं जा रहा, और मेरे उससे ब्लीडिंग भी होती है। ये 3 कंप्लेन आपके पास लेके आएगा। ये टर्मिनोलॉजी जो क्या है, एक्यूट सीवियर ओसोफेगेजाइटिस। लेकिन आपके पास जो मरीज सिम्टम लेके आएगा वो ये लेके आएगा कि मुझे यहाँ निगलते हुए तकलीफ होती है, अंदर नहीं जा रहा, पेन होती है, ठीक है, और ब्लीडिंग होती है। 3 चीजें आपने याद रखनी है कि जब आएंगे तो उसको आप लेबल करेंगे एक्यूट सीवियर एसोफेजाइटिस। चल रहा है मेरे साथ कि मेरा जब खाना खाता हूं तो उसके बाद मेरा खाना वापस आता है, या खाना वापस नहीं आता तो वो कहेगा एसिड सा पानी आता है जी, खट्टा पानी आता है, बर्निंग करता है, जलन करता है। तो ये रिफ्लेक्स है। उसके बाद ये रिफ्लेक्स है, उसके बाद वो ये भी कह सकता है कि मुझे आर्टिकेरिया है, जलन, मेरी एक एलर्जी है, फूड एलर्जी है, जिसे स्वेलिंग हो जाती है। जैसे आपको जिस्म पे भी आर्टिकेरिया समझते हैं ना, कि जैसे मच्छर ने काटा होता है, इसी तरह उसके होंठ स्वेल हो जाते हैं, और पूरी ओसोफेगस स्वेल कर सकती है उससे, फूड एलर्जी से। और फूड एलर्जी दुनिया में ये कहा जाता है कि अगर कोई होटल वाले को ये कह देना कि मुझे फूड एलर्जी है, तो वो खाना बड़ी सोच समझ के देता है, क्योंकि फूड एलर्जी डेथ कर सकती है, फूड एलर्जी डेथ कर सकती है। लिहाजा जिन लोगों को फूड एलर्जी होती है उनको फूड, बस किसी को एग से एलर्जी है, किसी को मीट से एलर्जी है, किसी को नट्स से एलर्जी है, किसी को स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है। तो ये ऐसी एलर्जी है कि ये एलर्जी सिर्फ आपको ये नहीं कि थोड़ी बहुत स्वेलिंग होती है, सीवियर एलर्जी ऐसे भी होती है कि जो डेथ काज कर सकती है। तो खुराक जाना उसका मुश्किल होगा, और उसको यहाँ पेन होगा इस एरिए में, और जब ये पेन ज्यादा बढ़ता है तो ये स्प्रेड करता है। वैसे तो ये पेन यूं होगा, लेकिन ये पूरी चेस्ट में स्प्रेड भी कर सकता है। और ये जो पेन होता है एसोफेगस का, ये बाज दफा लोग ये भी समझा जाता है कि हार्ट का पेन भी यूं आता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसी स्टेजेस पे कि क्या ये हार्ट का पेन आ रहा है या एसोफेगस का पेन है, ठीक है ना। लेकिन हार्ट के पेन में रिफ्लेक्सेस नहीं होता, हार्ट के पेन में एलर्जी नहीं होगी। आपको फौरी क्या करना है, फौरी तो आपने नक्सोमीका देनी है। तो नक्सोमीका मोस्ट कॉमनली है कि आपका ये जो स्वेलिंग है, जो पेन है, इसको रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट आपने पहला टॉपिक, पहली लाइन उसने लिखी थी रिफ्लेक्स। अब आपने रिफ्लेक्स को कैसे रोकना है। अब रिफ्लेक्स को रोकने के लिए बहुत सारी दवाइयां, जैसे नक्सोमीका है, पल्सटीला है, लाइकोपोडियम है, कार्बोवेज है, एपिकाक है, बिस्मिथ है, और फास्फोरस है। ये सारी जो रिफ्लेक्स को रोकने वाली दवाइयां। और रिफ्लेक्स की सिम्टम मोस्ट कॉमन ये होती है कि खुराक का बाहर आना। ये ध्यान में रखें कि खुराक का अगर बाहर आना है या जलन आ रही है, एसिड का बाहर आना है, तो ये समझे वॉमिटिंग भी रिफ्लेक्स की किस्म है, खुराक का बाहर आना भी रिफ्लेक्स है, और उसके अंदर बर्निंग, जलन, एसिड फील करना। वो कहता है जी कोई मेरा मुंह खट्टा हो गया, मेरा सारी खटास होगी, बर्निंग होगी, तो दिस इज द काइंड ऑफ रिफ्लेक्स। अब रिफ्लेक्स को आप कैसे रोकेंगे। रिफ्लेक्स के रोकने की बहुत सारी दवाइयां, मैं सुना एपिकाक रोक सकती है, बिस्मिथ रोक सकती है, आपकी पल्सटीला रोक सकती है। लेकिन हमने पिछले बड़े तजर्बे से पिछले 20-25 साल के बाद हम पिछले कोई साल 2 साल इस नतीजे पर पहुंचे कि सबसे अच्छा जो रिफ्लेक्स रोकती है वो कैडमियम सल्फ रोकती है। आप उसको कैडमियम सल्फ दें, नक्सोमीका दे के कैडमियम सल्फ दे दें, और उसकी ये बर्निंग भी खत्म हो जाएगी, रिफ्लेक्स भी खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको ये पता चलता है कि कोई एलर्जी है,
तो फिर यहाँ जो एलर्जी है, फूड एलर्जी को देखें कि आपकी आर्टिका यूरिन ठीक करती है, आपका एपस ठीक करता है, और आपको जो क्रॉनिक फूड एलर्जी आ जाती है तो फिर आपको कार्सिनोसन, ट्यूबर, सोराइनम इसका सहारा लेना पड़ेगा। तो वो फूड एलर्जी को ठीक करती है। फूड एलर्जी को ट्रीट करना है हमने। जब फूड एलर्जी को ठीक करेंगे तो फिर ये ऑसोफेजाइटिस, आपने फोकस उसको करना है। फौरी तौर पे आप इमीडिएटली जब इसको नक्स देंगे तो काफी हद तक ये कर जाएगा, लेकिन आपने रिफ्लेक्स को एड्रेस करना। रिफ्लेक्स कौन सी दवाइयां? नक्स है, बिस्मथ है, पल्सटीला है, एपिकाक है, आयरस वर्सिकुलर है, आपकी वो एक रोबीनिया है, ये सारी रिफ्लेक्स को रखती हैं। लेकिन जो बहुत ज्यादा आपको रिजल्ट देगी वो कौन सी देगी? कैडमियम सल्फ देगी। अगर कैनाडीडा है तो आप उसको नक्सवामिका दें। और जहां देखें आपको ये शैबा आ गया, जहां आपको ये शैबा आ गया कि कोई वायरल है या बैक्टीरियल है, तो फौरन नक्स के बाद बेसिलिनियम का इस्तेमाल करें। आपके पास अगर कैनाडीडा नहीं है, आपके पास साइटोमेगाली वायरस का नसोड नहीं है, आपके पास अगर ये जो नसोड्स हैं आपके पास अर्पिस का नसोड नहीं है, अदरवाइज तो ये है कि आप नक्स दें। और जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, उसमें कसरत से आप बेसिलिनियम या ट्यूबरकुलोनियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके पास उस वायरस का या उस बैक्टीरिया का नसोड मौजूद नहीं है। बात मेरी समझ रहे हैं? अगर आपके पास कोई भी ऐसा नसोड, जैसे कैनाडीडा आपके पास नहीं है, जैसे साइटोमेगाली वायरस पोटेंटाइज हुआ ये आपके पास नहीं है, ठीक है ना, तो फिर आप अर्पिस आपके पास नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? आप ट्यूबर या बेसिलिनियम का सहारा लेंगे, वो आपको हेल्प करेगा, वो इन्फेक्शन को रिड्यूस करवा देगा। अब ये जो पेन है यहां जो पेन है चेस्ट का, यहां देखें वो कह रहा है कि अगर मैं सांस लेना भी उसका डिफिकल्ट हो जाता है, सांस लेना भी उसका डिफिकल्ट हो जाता है। अब बड़ी छोटी छोटी दवाइयां हैं जो आपको छोटी छोटी लगती हैं, लेकिन मेरी नजर में वो बहुत बड़ी बड़ी दवाइयां हैं, हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते। मसलन मसलसल पेन है और ब्रीदिंग से पेन बढ़ जा रहा है, वो कहते हैं मैं सांस भी नहीं ले सकता, मेरा सांस लेना भी मुश्किल है, तो आप ब्रायोनिया देंगे। पेन यूं जा रहा है, पेन यूं आ रहा है, यूं जा रहा है, वो कहते हैं यूं दर्द उठता है, यूं दर्द आता है, यूं उठता है, यूं दर्द जाता है, तो आपको बेलाडोना फौरन दे देनी चाहिए। लेकिन पहले आपने लक्स इस्तेमाल करनी है, आपने रिफ्लेक्स को देखना है, घबराना नहीं है, रिफ्लेक्स को देखना है, डरना नहीं है कि क्या मुश्किल आ गई है, बंदा को खुराक नहीं है, आप लक्स देंगे फौरन रिलैक्स। और बहुत कॉमनली ये होता है कि हमारे लोग जो है ना बेताशा खा के आ जाते हैं, मतलब बाहर होटलिंग कर रहे होते हैं, कहीं पार्टी पे गए होते हैं, 3-3 4-4 किस्म के गोश्त खा जाते हैं, और ऊपर से जनाब उन्होंने हलवे भी खाने होते हैं, ऊपर से उन्होंने पेप्सियां भी पीनी होती हैं। तो फिर ये फौरी ट्रीटमेंट ये है कि आप एक डोज नक्स की देंगे और एक पल्साटीला की 10-15-20 मिनट में दें, मामला यहां भी सेटल हो जाएगा, मामला यहां सेटल हो जाएगा, आपको फौरी ये सेटल कर देगा फौरन। ये क्योंकि ये इमरजेंसी होती है, तो आपको ये सवाल पूछना चाहिए कि आपने खाया क्या था। मसलन बड़ा गोश्त खाया, चने खाया, गलत जगह से खाया, पुराना खाया, बासी खाया, तो फौरन तो आप नक्स उसका इस्तेमाल करें। और आपको जरा भी शुबा हुआ कि कहीं ये कोई पॉइजनिंग हो गई है कोई, तो फिर नक्स के बाद बेसिलिनियम दे के पल्साटीला का इस्तेमाल कर सकते हैं और सेफ मरीज को कर सकते हैं। लेकिन फौरी तौर पर हम नक्स तो देंगे और नक्स भी बेहतर कर देगा। अगर 4, 5, 6, 7 मिनट में नहीं बेहतर आता तो आप पल्साटीला दे दें, वो आपको रिलैक्स कर देगा। आगे समझिए, फर्स्ट स्लाइड की पेन है, स्वेलिंग है और ब्लीडिंग है। और अगर ब्लीडिंग आ गई है, जहां देखें ब्लीडिंग आ जाएगी, तो फिर क्या आपको फास्फोरस की तरफ जाना है, फिर आपको किसकी तरफ जाना है? क्रोटेलस की तरफ जाना है। और आप लोग कहते हैं जी वो मुझे गैस्ट्राइटिस है, मुझे अल्सर है, ठीक है ना, लोग आपके पास आते हैं, ये प्रेजेंटेशन क्या, आप देखें फर्स्ट तो आपके पास मरीज आएगा, उसकी प्रेजेंटेशन क्या होगी, फिर हम लेबल इसको करेंगे कि इसको क्या है, एक्यूट ऑसोफेजाइटिस है, इसको क्या है, इसको एक्यूट स्फीयर गैस्ट्राइटिस है। तो वो प्रेजेंटेशन क्या है? एपिगैस्ट्रिक पेन, यहां पेन बताएगा, इस जगह पे यहां पेन बताएगा आपको, नोजिया एंड वोमिटिंग बताएगा, एंड अपर जीएलटी की ब्लीडिंग भी बता सकता है, ये पेन बताएगा।
अब ये वो आके आपको उसने इतना बताना है कि मुझे यहां दर्द हो रहा है, उल्टी आ रही है, उल्टी हो भी रही है और ब्लीडिंग भी हो रही है। अब वो कहता है कि ये क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा, जो आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक का म्यूकोजल लेयर है, मेम्ब्रेन है, इसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो गई है। इन्फ्लेमेशन किसको कहेंगे? स्वेलिंग हो गई है, सोजन हो गई है, इन्फेक्शन, मोस्ट काज बाय एच पाइलोरी इन्फेक्शन। इसका बड़ा काज जो है, और इसका इतना मरीज है, इसका इतना मरीज है कि आप मतलब काउंटेबल नहीं है, इतना पेशेंट है। और मैं ये समझता हूं कि आपका ये लेक्चर आप सुन लें, आप कोई दुनिया का काम ना करें ना, आप छोड़ दें बाकी इलाजों को कि मैं गुर्दे का इलाज करता हूं, मैं हार्ट का इलाज करता हूं, आप गैस्ट्रिक ये जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का करें। और मैं आपको बताऊं कि ये इतने अच्छे होम्योपैथिक से लोग ठीक होते हैं, एच पाइलोरी पॉजिटिव वाले 20-20 10-10 साल से कैरियर है, ये नहीं जाता। तो अगर यहां पेन है, एक तो आप ये जहन में रखें कि ये एच पाइलोरी हो सकता है, आप फौरन उसको टेस्ट रिक्वायर कर दें, एच पाइलोरी, IgM, IgG, ठीक है जी, और या नक्स फमीका दें। और एच पाइलोरी का नसोर जो है वो अब तो बड़ा आम हो गया है, हमने इसको बड़ा इंट्रोड्यूस कराया। अब तो बच्चे को, इवन मैं तो सुनता हूं जब, तो वो लोग भी आके मुझे कहते हैं कि जो बिल्कुल अनपढ़ हैं, जिनको ABC भी नहीं आती, और वो भी एच पाइलोरी से वाकिफ है, कि जिनको मैदे की जो डाइजेस्टिव ट्रैक की तकलीफात है ना, मेरे पास लेमैन आते हैं, कोई सियालकोट से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, तो वो आगे बताते हैं कि जी हमें एच पाइलोरी है। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपको कैसे पता चला आपको एच पाइलोरी है? तो वो कहते हैं जी हमने आपके लेक्चर सुने। तो ये एच पाइलोरी जो है बहुत कॉमन। और अगर पेन यहां है, पेन यहां है, ये जगह है एबज नाइग्रा की, ये याद रखें, ये पेन है और यहां दर्द है, तो ये जगह है एबज। आप एक डोज नक्सवामिका की दें, आप एच पाइलोरी दे दें, और यहां ये जगह एच उसकी भी है। और देखें जो दो दवाइयां हैं बहुत आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में कॉमनली मिलेंगी, एक नक्स और एक पल्सटीना। आप आपको कुछ नहीं, आप एक नक्स की डोज दें, और नक्स आपने हर एक को देनी है। उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज्यादा खराब करने में हमारा फूड का बड़ा रोल है, स्पेशली अर्बन एरिया का। वो बाल्टी गोश्त खाएगा, वो तिक्के कबाब खाएगा, वो गंद बला खाएगा, वो क्या क्या खा के आता है। तो उसने टेस्ट डेवलप करने के लिए उसके अंदर ऐसे ऐसे मसाले डाले होते हैं जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब कर देते हैं। तो नक्सवामिका ये काम है कि वो तमाम ये जो स्पाइसेस हैं इनको एंटीडोट कर देता है, इनके असरात को जायल कर देता है, लिहाजा ये फौरन आपको हेल्प करेगा। और दूसरा नक्सवामिका का बड़ा फायदा यह है कि ये बीमारी की स्ट्रेंथ को ब्रेक कर देता है। तो लिहाजा हमें यहाँ नक्स का इसलिए हम इस्तेमाल करवा रहे हैं कि आपको कोई पता नहीं कि वो दवाई कोई खा के आया हुआ है, आपको कोई पता नहीं कि वो गलत जगह से कोई खाना खा आया है, तो ये उसकी स्ट्रेंथ को ब्रेक करेगा। सेकेंडली आप एच पाइलोरी दे दें, एक पल्सटीना दे दें, और एबज नाइग्रा अगर यहां है, अगर यही दर्द पीछे क्रॉस करता है, ये दर्द पीछे क्रॉस कर जाता है, बिल्कुल इस यूं पीछे चला जाता है, तो फिर एबज नाइग्रा काम नहीं करेगी। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? फिर आपको बिस्मत देनी पड़ेगी, उस सूरत में कि वो साथ कहता है कि मुझे उल्टी भी हो जाती है। अगर उल्टी भी है और दर्द पीछे क्रॉस कर रहा है तो फिर बिस्मत है। अगर उल्टी नहीं है और दर्द पीछे क्रॉस कर रहा है तो फिर चिलिडोनियम है। आप एक डोज चिलिडोनियम की देंगे 2 मिनट में बंदा रिलीफ हो जाएगा, एक डोज आप बिस्मत की देंगे 2 मिनट में फर्क पड़ जाएगा। आपको पहले भी कहा कि उसने कोई ऐसी दवाई खाई हुई है। तो ये बड़ा सिंपल सा, आपको इतने दूर जाना ही नहीं पड़ता। आपका ये दर्द आ गया है, मरीज ने आके कंप्लेन किया मुझे ये जहां दर्द है, तो ये समझें कि आपने नक्स देनी है, आपने पल्स देनी है, आपने एच पाइलोरी देनी है, और एबज नाइग्रा की जगह पीछे क्रॉस करना है तो आपने नक्स एच पाइलोरी दे के चिलिडोनियम देनी है। तो अगर क्रॉस भी करता है और उल्टी भी है तो नक्स दे के एच पाइलोरी दे के बिस्मत दे देंगे।